जरा सल्तनत काल से संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र उनके बारे में देखते हैं। सल्तनत कालीन भूराजस्व व्यवस्था। सल्तनत कालीन में भूराजस्व व्यवस्था के तहत पहले कल वाले लेक्चर में भूमि किस प्रकार की होती थी, किस भूमि से की क्या उपयोगिता थी, किस भूमि किसको आवंटित की जाती है, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम देखते हैं कि सल्तनत काल में भूराजस्व वसूल करने हेतु कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित थीं, तत्पश्चात उस पद्धति के आधार पर कौन कौन से विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे, जरा उनके बारे में देखते हैं। तो सल्तनत कालीन जब भूराजस्व पद्धति के बारे में हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि सल्तनत काल में भूराजस्व को वसूल करने हेतु अनेक प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख पद्धति थी वह थी बटाई पद्धति। तो सबसे महत्वपूर्ण पहली पद्धति कौन थी? बटाई पद्धति। इसी बटाई पद्धति को ही किस्मत ये गल्ला या गल्ला बख्शी के नाम से भी जाना जाता था। बटाई पद्धति को किस नाम से जाना जाता था? किस्मत ये गल्ला अथवा गल्ला बख्शी के नाम से जाना जाता था। इस बटाई पद्धति के आधार पर तीन तरह से भूराजस्व का निर्धारण किया जाता था। एक होती थी इसमें खेत बटाई। खेत बटाई के तहत क्या होता था कि खड़ी फसल में ही सरकारी अंश का निर्धारण किया जाता था। मान लीजिए टोटल इतना एरिया है, ये फसल तैयार है, इसमें से मान लीजिए भूराजस्व की दर 1/3 है, तो इसका 1/3 भूराजस्व इसमें से अलग कर लिया जाता था, शेष किसान अपना ले जाता था। तो खेत बटाई का आशय यहां था कि खड़ी फसल में ही सरकार के लगान अधिकारी होते थे उनके द्वारा सरकारी अंश यानी सरकारी भूराजस्व का निर्धारण कर लिया जाता था। दूसरी होती थी लंक बटाई। लंक बटाई में क्या होता था कि सब जो फसल जब फसल तैयार हो जाती थी, फसल तैयार होने के पश्चात फसल को काट लिया जाता था। काटने के पश्चात उसे एक समान गट्ठर में बना दिया जाता था, एक समान गट्ठर में बांध दिया जाता था। फिर जब फसल काट करके उसे गट्ठर में बांध करके तैयार कर दिया जाता था, उसके पश्चात जब सरकारी अंश का निर्धारण किया जाता था उसे क्या कहते थे? लंक बटाई। तो खेत बटाई का आशय जहां था कि खड़ी फसल में सरकार के अंश का निर्धारण, वहीं लंक बटाई का आशय यह था कि जब फसल काट ली जाए उसके पश्चात सरकारी अंश का निर्धारण किया जाए। और रास बटाई के तहत क्या होता था कि सबसे पहले जो फसल तैयार होती थी तो फसल तैयार करने के पश्चात अनाज यानी दाना व भूसा, अनाज व भूसे को अलग करने के पश्चात जो सरकार द्वारा भूराजस्व की दर तय की जाती थी उस आधार पर सरकारी अंश का निर्धारण किया जाता था। ठीक, तो मैंने कहा खेत बटाई में जहां खड़ी फसल में ही सरकार के अंश का निर्धारण किया जाता था, वहीं लंक बटाई में फसल कटने के पश्चात भूराजस्व की दर तय होती थी, वहीं रास बटाई में अनाज और भूसा अलग करने के पश्चात भूराजस्व दर निर्धारित की जाती थी। ठीक है, और यह जो बटाई पद्धति यह सल्तनत काल में भूराजस्व की सबसे लोकप्रिय सबसे प्रचलित पद्धति, यानी कहने का आशय यह है कि इस पद्धति के तहत ज्यादातर भूराजस्व की वसूली की जाती थी। एक दूसरी पद्धति विकसित हुई थी लगान निर्धारण हेतु, वह थी मासहत पद्धति। किस नाम से जाना जाता था? मासहत पद्धति के नाम से जाना जाता था इसे। और इस पद्धति को विकसित किया था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस पद्धति के तहत किया जाता था कि सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश कर ली जाती थी। भूमि की पैमाइश करने के उपरांत प्रति विस्वा कितना अनाज का उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर सरकारी अंश का निर्धारण किया जाता था। मान लीजिए भूराजस्व की दर 1/3 है, अब प्रति विस्वा अनाज जितना उत्पादन हो रहा था उसके आधार पर 1 बीघे में कितना कुल अनाज उत्पादन हुआ प्रति विस्वा के हिसाब से, उसके और 1 बीघे में जितना टोटल अनाज का उत्पादन हुआ उसका अगर मान लीजिए भूराजस्व की दर 1/3 निर्धारित है, उसका 1/3 भूराजस्व लगान के रूप में लिया जाता था। और यह जो मासहत पद्धति जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, यह पद्धति मूलतः दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू थी। ठीक है, इसी तरह भूराजस्व निर्धारण एक और पद्धति विकसित हुई थी, उसे किस नाम से जाना जाता था? मुक्तई पद्धति के नाम से जाना जाता था। यह जो मुक्तई पद्धति होती थी यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित पद्धति। इस पद्धति के तहत सर्वप्रथम जो राज्य यानी जो सुल्तान होता था, जो राज्य होता था, जिसका साम्राज्य होता था, यानी कि राज्य सर्वप्रथम भूराजस्व का निर्धारण किसके ऊपर करता था? लगान का निर्धारण किसके ऊपर करता था? अपने क्षेत्र के जमींदार के ऊपर करता था। और जमींदार अपने क्षेत्र के किसानों के ऊपर भूराजस्व की दर तय करता था। तो जब राज्य जमींदार के ऊपर भूराजस्व का निर्धारण करता था और जमींदार किसान के ऊपर भूराजस्व का निर्धारण करता था, इस पद्धति को ही मुक्तई पद्धति के नाम से जाना जाता था। एक अन्य पद्धति विकसित थी कानकूत पद्धति। ठीक, कानकूत पद्धति यह मुख्यतः बंगाल के क्षेत्रों में लागू थी। इस पद्धति के तहत यह होता था कि जो लगान अधिकारी होता था, जिस क्षेत्र में यह पद्धति लागू होती थी, उस क्षेत्र का जो लगान अधिकारी होता था अपने क्षेत्र को 3 बराबर भूखंडों में बांट देता था।
3 बराबर भूखंडों में बांट देता था और तीनों का औसत उत्पादन निकाल करके भू राजस्व की दर को लगाता था। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक्स वाई जेड 3 एरिया है। मान लीजिए इसमें 10 कुंटल अनाज का उत्पादन हो रहा है, इसमें 20 कुंटल हो रहा है, इसमें 30 कुंटल अनाज का उत्पादन होगा। तो 30, 20, 50, 10, 60 टोटल अनाज का उत्पादन कितना हुआ? 60 कुंटल हुआ। अब 60 का मान लीजिए भू राजस्व दर 1/3 है, तो 60 का 1/3 यह क्या होती थी? जो होता आता था यह क्या होता था? भू राजस्व दर निर्धारित होती थी। ठीक, ये रही सल्तनत कालीन की महत्वपूर्ण भू राजस्व पद्धति, यानी कि इन पद्धतियों के आधार पर किसानों से लगान की वसूली की जाती थी। अब जरा देखते हैं सल्तनत कालीन कर व्यवस्था। सल्तनत कालीन कर व्यवस्था के संदर्भ में आखिर कौन कौन से कर लिए जाते थे, उनकी दर कितनी होती थी, और वे कौन कौन से कर होते थे, किस पर्पज से लिए जाते हैं, किस पर्पज से लिए जाते थे, इनके संदर्भ जब गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि सल्तनत काल में राज के द्वारा अनेक प्रकार के कर लिए जाते थे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण पहला कर होता था खराज। पहला कर क्या था? खराज। खराज यह जो गैर मुसलमान होते थे, यानी कि इस्लामी राज के अंतर्गत जो शासित जनता होती थी वह, और शासित जनता में वो भी जो मुस्लिम नहीं होते थे, गैर मुस्लिम जो होते थे, उनसे लिया जाने वाला यह भूमि कर होता था। यानी कि जहां जहां इस्लामी सत्ता, जैसे भारत में इस्लामी सत्ता जब स्थापित हुई, तो भारत में इस्लामी सत्ता स्थापित होने के पश्चात तो यहां पे शासित जनता जो भी किसान है, चाहे वो हिंदू हो अथवा मुस्लिम हो, तो खराज कर उन गैर मुसलमान यानी उन हिंदुओं से लिया जाता था जो किसान हुआ करते थे, यानी कि मुसलमानों से यह नहीं लिया जाता था। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। इसकी दर 1/3 निर्धारित थी, यानी कि इसमें लगान कितना लिया जाता था? 1/3 लिया जाता था। किंतु जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना, उसने खराज को 1/2 के रूप में वसूल किया था, यानी कि भू राजस्व की दर में वृद्धि की थी। 1/3 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 1/2 कर दिया था। ठीक, और मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना तो उसने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, जो उत्पादन की दृष्टि से, अनाज उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इसी खराज की दर को 1/3 से पुनः बढ़ाकर के 1/2 करने का प्रयास किया था, किंतु वह असफल रहा था। मैंने जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा की तो उसमें मैंने चर्चा किया था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना, उसमें मैंने डिटेल्स इसको बताया भी था, चर्चा भी की थी। तो यहां मेरा कहने का सही है कि जो खराज होता था, खराज इस्लामी राज के अंतर्गत रहने वाले गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। इसकी दर 1/3 होती थी। जब भारत में हम देखते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है तो उसने इसकी दर को 1/3 से बढ़ा करके 1/2 कर दिया था, यानी कि इसने 1/2 के रूप में भू राजस्व 1/2 की दर से वसूल किया था। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक भी जब सुल्तान बनता है, इसने भी दोआब क्षेत्र में इस दर को बढ़ाकर 1/2 करने का प्रयास किया था, किंतु वह असफल रहा। दूसरा महत्वपूर्ण कर था उस्र। यह वह कर था जो मुसलमान किसान होते थे, यानी मुसलमानों से लिया जाने वाला यह एक भूमि कर था, मुस्लिमों से लिया जाने वाला यह भूमि कर था। इसकी दर 1/5 से 1/10 के बीच में निर्धारित होती थी। कितने? 1/5 से 1/10। एक अन्य कर होता था खम्स। खम्स कर को ही माल ए गनीमा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? माल ए गनीमा के नाम से जाना जाता था। ये जो खम्स कर होता था, यह मुख्यतः जब सेना सैन्य अभियान पे जाती थी और शत्रु राज्य को पराजित करके उसकी धन संपदा लूटती थी, तो उससे जो धन संपदा, जो लूट का हिस्सा प्राप्त होता था, उसी में निर्धारित होने वाला यह कर होता था। तो खम्स, इसी कर को माल गनीमा के नाम से जाना जाता था। यह मुख्यतः शत्रु संपत्ति में लूट का हिस्सा होता था। तो मैंने क्या कहा कि जब सेना सैन्य अभियान पे जाती थी, किसी पड़ोसी राज्य या किसी पड़ोसी देश को, शासक को पराजित करके उसकी धन संपदा को लूट करके ले आती थी, तो जो धन संपदा प्राप्त होता था उस धन संपदा का भी वितरण किया जाता था। किसके बीच वितरण होता था? यह राज्य यानी सुल्तान और सैनिक के बीच में इसका वितरण होता था। तो यह खम्स क्या है कि शत्रु संपत्ति में लूट का हिस्सा होता था। ये जो संपत्ति लूट के लाई जाती थी, उसका 4/5 भाग सैनिकों के बीच में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राज्य अपने पास रख लेता था। 4/5 सैनिकों को प्रदान किया जाए, सैनिकों के बीच में वितरित कर दिया जाता था, 1/5 राज्य अपने पास रख लेता था। किंतु सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसी कर को, यानी माल गनीमा अर्थात खम्स को उलट दिया था, यानी इस कर को पलट दिया था। कहने का अर्थ यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने
जहां इस कर की जो इस कर का बंटवारा होता था कि 4/5 सैनिक लेंगे, 1/5 राज्य प्राप्त करेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उसने इस कर की दर को 4/5 स्वयं रखा और 1/5 सैनिकों के बीच में वितरित किया था। तो यहां अक्सर सवाल पूछ सकता है या पूछा जाता रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खम्स नामक कर को उलट यानी खम्स कर को 4/5 के रूप में खुद स्वयं लिया और 1/5 के बीच में सैनिकों के बीच में वितरित किया था। तो कौन सुल्तान था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कुछ अन्य कर है, जरा उन पे देखते हैं।
अब देखते हैं कुछ अन्य कर जो सल्तनत काल में वसूल किए जाते रहे। जैसे एक कर था, एक महत्वपूर्ण कर था जजिया। जजिया कर नाम सुने होंगे। जजिया कर को ही किस नाम से जाना जाता था? मुंड कर के नाम से जाना जाता था। जजिया कर को किस नाम से जाना जाता था? मुंड कर के नाम से जाना जाता था। यह जो जजिया कर होता था, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर होता था। गैर मुसलमानों यानी जो इस्लाम धर्म का अनुयायी नहीं है, यानी जो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है, वह कोई भी हो सकता है, हिंदू, यहूदी, पारसी, कोई भी हो सकता है। तो जो भी इस्लाम धर्म का मानने वाला नहीं है, वही व्यक्ति जजिया देता था। मतलब एक जहां जहां इस्लामी सत्ता स्थापित हुई, उस इस्लामी सत्ता के अंतर्गत जो लोग जो गैर मुस्लिम होते थे, उनसे लिया जाने वाला जो धार्मिक कर होता था, उसे ही जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो जजिया कर को किस अन्य नाम से जाना जाता था? मुंड कर के नाम से जाना जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में जजिया कर को ही नगर कर के नाम से भी जाना जाता था। जजिया कर को क्या कहा जाता था? नगर कर। और जो व्यक्ति जजिया दिया करता था, उसे क्या कहते थे? जिम्मी। जजिया देने वाले को क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था। और यह इसकी 3 प्रकार की दर निर्धारित थी। जो जजिया कर होता था, इसकी 3 प्रकार की दर निर्धारित थी। जैसे जो धनी व्यक्ति होता था, धनी गैर मुस्लिम होता था, उससे 40 टंका वार्षिक लिया जाता था। जो मध्यम वर्ग का धनी व्यक्ति होता था, उसे 20 टंका वार्षिक लिया जाता था। जो निम्न तबके का गैर मुस्लिम होता था, उसे 10 टंका वार्षिक यह वसूल किया जाता था। तो मैंने क्या कहा कि जो जजिया कर होता था, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर होता था। इसी जजिया कर को मुंड कर के नाम से जाना जाता था। शेरशाह के शासनकाल में इसे नगर कर कहा गया। जजिया जो व्यक्ति देता था, उसे जिम्मी कहा जाता था। सल्तनत काल में हम देखते हैं कि इसकी 3 प्रकार की दर निर्धारित थी। जो धनी व्यक्ति होता था, वह 40 टंका वार्षिक देता था। मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो है 20 टंका वार्षिक देता था, और निम्न वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति 10 टंका वार्षिक दिया करता था। ठीक। और सबसे बड़ी चीज है कि यह तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, किंतु जजिया कर से कुछ लोगों को मुक्त रखा, यानी कि कुछ लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। उनमें कौन कौन ऐसे लोग थे जिनसे जजिया नहीं लिया जाता था? जैसे विकलांग, वृद्ध, ब्राह्मण, बच्चे, महिला, सन्यासी। ये 6 ऐसे लोग थे, 6 ऐसा वर्ग था जिनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। किंतु दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, यह एकमात्र सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर को वसूल किया था। यह दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। अब जरा यहां देखते हैं जजिया कर से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है। कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि जैसे जजिया कर को सर्वप्रथम किसने वसूल किया था? तो जजिया कर को जहां तक वसूल करने की बात है, जजिया कर को लेने की बात है, तो सर्वप्रथम जब मैंने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए और मदीना में अपने अनुयायियों को एकजुट करने के उपरांत मक्का पर आक्रमण करके मक्का पर अधिकार किया और प्रथम इस्लामी धार्मिक राज्य की स्थापना की। जिस प्रथम धार्मिक इस्लामी राज्य की स्थापना की, जिसे खिलाफत राज्य कहा गया, ठीक है, तो उस खिलाफत राज्य के अंतर्गत आने वाले लोगों से पहली बार पैगंबर मोहम्मद साहब ने जजिया कर वसूल किया था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जजिया पहली बार किससे लिया था? मक्का के यहूदियों से। तो मक्का पर जो आक्रमण करके अधिकार किया, तो मक्का क्षेत्र में जो रहने वाले गैर मुस्लिम अर्थात यहूदी थे, उनसे पहली बार जजिया कर वसूल किया गया था। और किसने वसूल किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। अब सब पहला सवाल ही बना क्या कि सर्वप्रथम जजिया कर को किसने वसूल किया था? तो किसने वसूल किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि आखिर भारत में जजिया कर को किसने सर्वप्रथम वसूल किया था? तो भारत में जजिया कर को सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने जब उसने सिंध क्षेत्र के विभिन्न नगरों को विजित किया था, तो सिंध क्षेत्र के प्रथम नगर, सबसे पहले सिंध क्षेत्र के किस नगर पर आक्रमण किया था? देवल नगर पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को विजित किया था, तो सिंध के नागरिकों से ही पहली बार जजिया कर को वसूल किया था। कहां से? सिंध के नागरिकों से। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कहां से वसूल किया था, तो सिंध क्षेत्र से वसूल किया था, सिंध के नागरिकों से वसूल किया था। अगर सिंध के किसी नगर का सवाल आए कि सिंध के किस पर्टिकुलर प्लेस से जजिया कर को सर्वप्रथम वसूल किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस नगर पर अधिकार किया था? देवल पर। तो यानी जब देवल पर पहली बार अधिकार किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो सर्वप्रथम देवल के नागरिकों से ही जजिया कर को वसूल किया था। ठीक, क्लियर हो बात? अब देखते हैं, कुछ शासकों ने जजिया कर को समाप्त भी किया था, कुछ शासकों ने पुनः लगाया भी था। तो अगर हम जजिया कर को अपने राज्य के अंतर्गत समाप्त करने की बात जहां तक आती है, तो हम देखते हैं कि बहमनी राज्य के जो संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, उसी ने सर्वप्रथम अपने राज्य बहमनी राज्य के अंतर्गत जजिया कर को समाप्त कर दिया था।
इसी तरह कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन ने कश्मीर क्षेत्र में जजिया कर को समाप्त किया था। और जहां तक मुगल शासकों की बात है तो प्रथम मुगल बादशाह अकबर था, जिसने 1564 ईस्वी में हिंदुओं की धार्मिक अपंगता को दूर करते हुए जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर ने कब जजिया कर को समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। किंतु जब औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है तो 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लगा दिया था। औरंगजेब ने जजिया कर को 1679 में जब लगाया तो औरंगजेब की बहन जहां आरा ने इसी औरंगजेब जजिया कर लगाने के कारण औरंगजेब का विरोध भी किया था। यहां से सवाल अभी नहीं बना, कभी पूछ सकता है कि औरंगजेब ने जब जजिया कर को दोबारा पुनः लागू किया तो औरंगजेब का विरोध किसने किया था? औरंगजेब की सगी बहन जहां आरा ने किया था। क्लियर? अब रही जजिया कर की कहानी। अब जरा देखते हैं कुछ अन्य कर है जो सल्तनत काल में वसूल किए जाते रहे, जैसे जकात कर कोई सदका कर के नाम से जाना जाता था। किस कर के नाम से जाना जाता था? सदका कर के नाम से जाना जाता था। और यह जो जकात होता था यह धनी मुसलमानों से, जो धनाढ़ मुस्लिम होते थे, उनसे लिया जाने वाला यह एक धार्मिक कर होता था। और इसकी दर 2.5% निर्धारित थी। कितनी निर्धारित थी? 2.5%। 2/1/2। ठीक, 2/1/2। इसकी दर 2.5% निर्धारित थी। जकात के बारे में कहा जाता है कि जकात की वसूली में जो जकात कर, धार्मिक कर होता था, मुसलमानों से लिया जाता था और वह भी धनी मुसलमानों से लिया जाता था। इस कर के संदर्भ में कहा जाता है कि इस कर की वसूली है तो कभी भी अत्यधिक जो है, मतलब कि कड़ाई, सुल्तान जो है अत्यधिक कठोरता का परिचय नहीं देता था। यानी जजिया कर की वसूली में राज के द्वारा कठोरता नहीं दिखाई जाती थी। ठीक है। और इब्न बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में यह भी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली का सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जब उसने 1343 ईस्वी में कि इब्न बतूता ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1343 ईस्वी में जब खलीफा से अपने शासन की वैधानिकता हासिल की, यानी खलीफा से अपने राज्य हेतु मंजूरी प्राप्त की, तो खलीफा की औपचारिकता मिलने के बाद, खलीफा का मंसूर पत्र प्राप्त होने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने जकात व उसर कर को माफ कर दिया था। तो जकात और उसर दोनों कर किससे लिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाता था। मैंने पहले ही बताया, उसर जो कर होता था वह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था, और जो जकात था यह धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर होता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब खलीफा से अपने शासन की स्वीकृति पर प्राप्त किया, यानी अपने शासन का मंसूर प्राप्त किया खलीफा से मंसूर प्राप्त करने के पश्चात जकात और उसर कर को समाप्त कर दिया था। यहां सवाल पूछा जा सकता है कि खलीफा से मंसूर प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली के किस सुल्तान ने जकात और उसर जैसे करों को समाप्त कर दिया था? तो वह कौन सा सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। इसी तरह एक कर होता था चरी। यह चारागाह पर लगने वाला कर होता था, चारागाह पर लिया जाने वाला कर था। इस कर को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। चरी कर के बारे में कहा जाता है कि 2 जोड़ी बैल, 2 भैंस, 2 गाय व 12 बकरियां चरी कर से मुक्त हुआ करते थे। किंतु इसके अतिरिक्त जो लोग जानवर रखते थे उनसे चारागाह कर के रूप में चरी कर लिया जाता था। इसी तरह एक घरी कर होता था। मकान के निर्माण पर जो लगने वाला कर होता था उसे घरी कर कहा जाता था। और चरी व घरी, इन दोनों करों को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दिल्ली के सुल्तान ने सर्वप्रथम चरी व घरी कर को वसूल करना प्रारंभ किया था, कौन सा सुल्तान था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इसी तरह एक प्रकार का कर होता था तरकात क्या होता था? जो लावारिस संपत्ति होती थी उसको जब राज्य जो है जब्त कर लेता था उसे क्या कहा जाता था? तरकात। तो तरकात लावारिस संपत्ति की जब्ती होती थी। इसी तरह जजारिया मुख्यतः कसाईयों पर लगने वाला कर होता था। जो कसाई लोग होते थे, जो लोग गाय वगैरह काटते थे, उन पर जो कर लगता था उसे क्या कहा जाता था? जजारी। ठीक। यह भी सल्तनत काल में लिया जाता था। इसी तरह एक कर होता था मुस्तकिल। जो लोग दुकान अथवा मकान को किराए पर देते थे और किराया प्राप्त करते थे, तो उस किराए पर जो किराया प्राप्त होता था मकान मालिकों या दुकान मालिकों को, तो उस किराए पर जो कर राज्य लगाता था उसे क्या कहते थे? मुस्तकिल। यानी मकान के किराए पर
मकान से जो किराया प्राप्त होता उस पर जो कर लगता था उसे क्या कहते थे? मुस्तकिल। ठीक, ये सल्तनत काल के महत्वपूर्ण कर रहे जिनकी वसूली राज्य की तरफ से की जाती थी। अब जरा सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी।
अब देखते हैं सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था के बारे में। हम देखते हैं कि प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी था, प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी था जिसने भारतीय शैली पर यानी भारतीय परंपरा के अनुरूप मुद्राओं को जारी करने की परंपरा प्रारंभ की थी। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम भारतीय शैली में मुद्राएं जारी करना प्रारंभ किया था, तो वह सुल्तान कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारतीय शैली में जो मुद्राएं जारी की थी उस मुद्रा का नाम क्या था? दिल्ली वाला। मुद्रा का नाम क्या? दिल्ली वाला। यह एक चांदी की मुद्रा होती थी और इस मुद्रा पर संस्कृत भाषा में लेख उत्कीर्ण हुआ करते थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और साथ ही इसी मुद्रा पर घुड़सवार व नंदी की आकृति उत्कीर्ण रहा करती थी। ठीक है, यह अक्सर कई बार सवाल पूछा गया है कि दिल्ली वाला मुद्रा किसने चलाई थी, या यह भी सवाल पूछा गया है महमूद गजनवी की मुद्राओं पर किसकी आकृति उत्कीर्ण की गई है, तो कौन सी आकृति है? घुड़सवार और नंदी की। तो कभी यह भी पूछ सकता है कि किसकी मुद्राओं पर संस्कृत भाषा में लेख उत्कीर्ण है? महमूद गजनवी की मुद्राओं पर। यह भी पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम भारतीय परंपरा के अनुसार मुद्राओं को जारी करने का प्रयास किया था, तो किसने किया था? महमूद गजनवी ने। अब आते हैं मोहम्मद गोरी के संदर्भ में देखते हैं, तो मोहम्मद गोरी ने भी महमूद गजनवी के परंपरा को जीवित रखते हुए चांदी की एक नई मुद्रा जारी की थी जिसे देहलईवाल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? देहलईवाल के नाम से जाना जाता था। यह एक चांदी की मुद्रा होती थी और इस पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण हुआ करती थी। किसकी आकृति उत्कीर्ण होती थी? लक्ष्मी की। ठीक है, अब देखते हैं कि सल्तनत की सत्ता जब सुदृढ़ रूप से स्थापित हुई सुल्तान इल्तुतमिश के समय में, तो सुल्तान इल्तुतमिश ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु एक मानक अपने शासनकाल में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु सुल्तान इल्तुतमिश ने पहली बार मानक मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने जिन मानक मुद्राओं का प्रचलन किया था वे महत्वपूर्ण रूप से दो मुद्राएं जारी की थी। वो एक थी टंका। टंका किसकी धातु की होती थी? चांदी की होती थी। दूसरी थी जीतल जो तांबे धातु की होती थी। और इल्तुतमिश ही प्रथम वह सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी प्रकार की भारत में मुद्राएं जारी की थी। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी भाषा में मुद्राएं जारी की थी, अरबी प्रकार की मुद्राएं जारी की थी, तो कौन था? इल्तुतमिश। तो मैंने कहा कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु इल्तुतमिश ने मानक मुद्राओं का प्रचलन किया था। इस हेतु उसने दो महत्वपूर्ण मुद्राओं को जारी किया था। एक थी चांदी की टंका, दूसरी थी तांबे का जीतल। कभी कभी टंका व जूतेल के बीच में अनुपात भी पूछ लेता है। इनका अनुपात था, वो होता था 1:48। ठीक, 1:48 यानी जीतल की 48 मुद्रा बराबर टंके की एक मुद्रा के बराबर होती थी। ठीक है, इसी तरह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जब रजिया सुल्तान बनी तो रजिया ने यद्यप नई कोई मुद्रा तो नहीं जारी की, किंतु जो मुद्राएं रजिया ने अपने समय में जारी की, जो पहले से मुद्राएं संचालित हो रही थी, उन मुद्राओं को रजिया ने भी संचालित तो किया यद्यप, किंतु रजिया के समय जो मुद्राएं जारी हुई उन मुद्राओं पर रजिया की उपाधि जो थी, रजिया ने जो उपाधि धारण की थी, उम्दत उल निस्वा। तो कहने का आशय यह है कि रजिया ने जो मुद्राएं जारी की उस पर उम्दत उल निस्वा को उसकी उपाधि भी उत्कीर्ण रहा करती थी। इसी तरह बलवन जब सुल्तान बना तो इसने जो पहले से मुद्रा संचालित है वह मुद्रा तो चलते रहने दिया, किंतु बलवन ने जो टंका मुद्रा जारी की थी, टंका की एक नई मुद्रा जारी की थी, यह किस धातु की होती थी? सोने की होती थी। किसकी होती थी? सोने की होती थी। और इस मुद्रा पर हजरते दिल्ली शब्द उत्कीर्ण रहा करता था। क्या शब्द उत्कीर्ण रहता था? हजरते दिल्ली। ठीक, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चांदी की टंका नामक मुद्रा पहली बार भारत में किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने। अगर आपसे सवाल पूछा जाए सोने की टंका मुद्रा किसने जारी की थी? सुल्तान बलवन ने। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान की मुद्राओं पर हजरते दिल्ली शब्द उत्कीर्ण है? किसकी मुद्रा पर उत्कीर्ण है? सुल्तान बलवन की मुद्राओं पर। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना, सुल्तान बनने के पश्चात इसने ठाकुर फेरू एक हिंदू था और इसी को अपने टकसाल का अधिकारी भी बना था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहां सवाल पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टकसाल का अधिकारी कौन था? कौन था? ठाकुर फेरू। यह क्योंकि हिंदू है इसलिए यहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ठाकुर फेरू को जहां अपने टकसाल का अधीक्षक बनाया और इसी ठाकुर फेरू ने द्रव्य परीक्षा नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। मुद्रा पर ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? द्रव्य परीक्षा। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो मुद्राएं जारी की थी
उन मुद्राओं को यगनी दुगनी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? यगनी और दुगनी। इसे ही इकन्नी और दुवन्नी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इकन्नी और दुवन्नी। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बना, तो गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने के उपरांत जो मुद्राएं संचालित हो रही थी उन मुद्राओं को संचालित होने दिया, किंतु उन मुद्राओं पे ही उसने अल सहीद की उपाधि भी धारण की थी। कहने का अर्थ यह है कि गयासुद्दीन तुगलक के समय जो मुद्राएं संचालित हो रही थी उन मुद्राओं पर गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि अल सहीद भी उत्कीर्ण हुआ करती थी। साथ ही उन्हीं मुद्राओं पर मुल्क के तिलंगान शब्द भी उत्कीर्ण हुआ रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना, मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है और यहां तक कि एडवर्ड थॉमस महोदय ने इसे मुद्रा बनाने वाला राजकुमार भी कहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना तो अपने शासनकाल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सोने की जो मुद्रा जारी की थी उसे क्या कहा जाता था? किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था। यह मुद्रा 200 ग्रेन की होती थी। कितने ग्रेन की होती थी? इसका वजन कितना होता था? 200 ग्रेन होता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने की जो मुद्रा जारी की थी उसे क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। इसी तरह जब टंका, जो चांदी की टंका मुद्रा होती थी, जब उसकी राज्य में कमी हो गई तो चांदी के टंका के प्रतीक के रूप में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे की एक प्रतीक मुद्रा भी जारी की थी जिसका नाम क्या था? अदली। जिसका नाम क्या था? अदली। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सोने की मुद्रा जारी की उसे दिनार कहा जाता था और जो कांसे की मुद्रा जारी की थी उसे अदली कहा जाता था। इसी तरह देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने काला टंका दोगानी नामक भी मुद्राएं जारी की थी। और यह जो काला टंका और दोगानी मुद्रा होती थी, यह चांदी के साथ साथ कुछ अन्य जो निम्न कोट की धातुएं होती थी उनको मिलाकर के इन मुद्राओं को तैयार किया जाता था। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए काला टंका और दोगानी नामक मुद्रा किसने जारी किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने सवाई टंका नामक एक मुद्रा जारी की थी। जो सवाई टंका होती थी यह मूलतः चांदी की मुद्रा थी। किस धातु की थी? चांदी की। और मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्राओं पर, जैसे मैंने कहा कि बलवन की मुद्राओं पर हजरत दिल्ली शब्द उत्कीर्ण था, गयासुद्दीन तुगलक की मुद्राओं पर जहां उसकी उपाधि अल सहीद उत्कीर्ण थी वहीं मुल्क के तिलंगान शब्द उत्कीर्ण था। इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्राओं पर तख्तगाह दिल्ली, तख्तगाह दौलताबाद शब्द उत्कीर्ण हुआ रहता था। कौन कौन सा शब्द? तख्तगाह दिल्ली, तख्तगाह दौलताबाद शब्द उत्कीर्ण रहता था। फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बना था इसने भी मुद्रा व्यवस्था में व्यापक सुधार किया था। इसने कुछ मुद्राएं इसने भी जारी की थी। जैसे इसने एक मुद्रा ससगनी जारी की थी। ससगनी यह मुद्रा किस धातु की होती थी? चांदी की होती थी। जो टंके के मूल्य का, टंका जो इल्तुतमिश ने जारी किया था उसका 1/6 होती थी। इसी तरह अध व बिख दो मुद्राएं और जारी किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये दोनों मुद्राएं तांबे की होती थी। अध जो होती थी, जो सुल्तान इल्तुतमिश ने तांबे की जीतल जारी किया था, उस जीतल का 1/2 होती थी अध, और बिक जो है 1/4 होती थी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो ससगनी चांदी की मुद्रा जारी की थी वह टंके के मूल्य का जहां 1/6 होती थी, वहीं फिरोज शाह तुगलक ने जो तांबे की 2 मुद्राएं जारी की थी जिसका नाम अध व बिक होता था, वह जीतल के मूल्य का 1/2 व 1/4 क्रमशः होती थी। ठीक। इसी तरह बहलोल लोदी जब सुल्तान बना, बहलोल लोदी ने सुल्तान बनने के उपरांत इसने भी एक नई मुद्रा जारी की थी और इसकी मुद्रा को बहलोली के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बहलोली के नाम से जाना जाता था। मैंने जिस समय बहलोल लोदी पढ़ा था उस समय मैंने चर्चा की थी कि यह जो बहलोली मुद्रा थी, यह मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही। और क्यों बनी रही यह भी मैंने बताया था। तो मैंने कहा कि बहलोल लोदी ने सुल्तान बनने के पश्चात बहलोली नामक मुद्रा जारी की थी। यह जो बहलोली मुद्रा थी यह चांदी की होती थी। किस धातु की बनी होती थी? चांदी की होती थी। और इसका जो मूल्य होता था वह टंके के मूल्य का 1/3 होता था। कितना? टंके के मूल्य का 1/3। इसी तरह सुल्तान सिकंदर लोदी जब सुल्तान बना इसने भी मुद्रा जारी की थी। इसने भी जो सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो टंका मुद्रा जारी की थी वह किस धातु की बनी होती थी? तांबे की। किसकी? तांबे की। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि चांदी की टंका सर्वप्रथम किसने जारी की? इल्तुतमिश ने। सोने की टंका नामक मुद्रा किसने जारी की थी? बलवन ने। और तांबे की टंका मुद्रा किसने जारी की थी? सुल्तान सिकंदर लोदी ने। क्लियर? यहां कंफ्यूज मत रहिएगा। ठीक है, क्योंकि टंका मुद्रा देख रहे हैं हम, चांदी, सोना और तांबा तीनों धातुओं की चढ़ाई गई। ठीक है। इसी तरह शिहाबुद्दीन उल अमरी एक विद्वान है, उन्होंने अपने विवरण में बताया कुछ अन्य मुद्राएं भी होती थी जो सल्तनत काल में प्रचलित थी, जैसे
यगनी, वगानी, सुल्तानी, दोकानी, ये मुद्राएं भी सल्तनत काल में लोकप्रिय थी और ये भी विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। इसी तरह पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर लारी नामक एक मुद्रा चला करती थी। लारी नामक एक मुद्रा का प्रचलन था और यह चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। इसी तरह कश्मीर क्षेत्र में कौड़ी नाम की एक मुद्रा प्रचलित हुआ करती थी, यानी कौड़ी नामक मुद्रा विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। ये रही महत्वपूर्ण मुद्राएं जो सल्तनत काल में विभिन्न सुल्तानों के द्वारा चलाई गई। यहां से अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है कि किस मुद्रा को किस सुल्तान ने चलाया या किस मुद्रा पर किसकी उपाधि कौन सी उत्कीर्ण है। ऐसी तमाम मुद्राएं जो थी उनके बारे में भी हमने चर्चा किया। अब जरा हम सल्तनत काल के अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं।
अब देखते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में। सल्तनत काल के स्थापत्य कला से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि सल्तनत काल के किस सुल्तान ने कौन सी इमारतें या किस मक्के भवनों का निर्माण कराया। जरा सल्तनत काल स्थापत्य कला गौर करते देखते हैं कि भारत में जब तुर्की सत्ता स्थापित हुई, यानी कि भारत में तुर्की सत्ता स्थापित होने के पहले पूर्व ही भारत में कला यानी स्थापत्य कला की एक विकसित शैली पहले से ही चल रही थी। तो तुर्क सत्ता की स्थापना से पूर्व भारत की जो अपनी कला शैली विकसित थी उसे हिंदू स्थापत्य कला शैली के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हिंदू स्थापत्य कला शैली के नाम से जाना जाता था। तो मैंने क्या कहा कि तुर्क सत्ता की स्थापना से पूर्व जो भारत में कला की स्थापत्य कला की शैली विकसित हुआ करती थी उसे हिंदू स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता था। इसे ही ट्राबिएट शैली भी कहा जाता था। किस शैली के नाम से जाना जाता था? ट्राबिएट शैली के नाम से भी जाना जाता था। इस शैली के तहत हम देखते हैं कि जहां धार्मिक इमारतों का निर्माण, धार्मिक भवनों का निर्माण अधिकांशतः किया जाता था, वहीं गैर धार्मिक भवनों का निर्माण कम से कम किया जाता था। तो तुर्क सत्ता स्थापित होने से पूर्व जो भारत में जो स्थापत्य कला शैली विकसित थी, जिसे ट्राबिएट शैली अथवा हिंदू स्थापत्य कला शैली के नाम से जाना जाता था, उस कला के तहत जहां धार्मिक भवनों का निर्माण अधिकांशतः किया जाता था, वहीं गैर धार्मिक भवन कम से कम बने जाते थे। इस शैली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो ट्राबिएट शैली की, इस शैली के तहत जो भवन निर्मित किए जाते थे, उन भवनों की जो छत होती थी, छतें समतल व चौकोर होती थी। भवनों के निर्माण में दीवारगिरी व बल्ली का प्रयोग किया जाता था। साथ ही छत को टिकाने के लिए चौकोर स्तंभ का निर्माण किया जाता था। मैंने क्या कहा कि जो ट्राबिएट शैली थी, इस शैली के तहत जिन भवनों का निर्माण किया गया, उन भवनों में जहां छत जो होती थी, छतें समतल व चौकोर हुआ करती थी, वहीं भवनों के निर्माण में दीवारगिरी व बल्ली का प्रयोग किया जाता था। साथ ही छतों को टिकाने के लिए चौकोर स्तंभ भी बनाए जाते थे। और इन भवनों को अलंकृत करने के लिए इन पर नक्काशी, इनकी सजावट करने हेतु पत्थरों पर नक्काशी करके पशु पक्षी, मानव की आकृति, फूल पत्ती आदि के चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि भारत में इस्लामी सत्ता स्थापित होने से पूर्व भारत में जो स्थापत्य कला शैली विकसित थी उसे ट्राबिएट शैली अथवा हिंदू स्थापत्य कला शैली के नाम से जाना जाता था। और इस शैली की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस शैली के तहत भवनों के निर्माण में जहां छतें समतल व चौकोर होती थी, वहीं भवनों के निर्माण में दीवारगिरी बल्ली का प्रयोग किया जाता था। साथ ही छतों को टिकाने के लिए चौकोर स्तंभ निर्मित किए जाते थे। इसके अतिरिक्त इन भवनों को अलंकृत करने हेतु, यानी कि इनकी सजावट करने हेतु, इन भवनों पर पशु पक्षी, मानव, फूल पत्ती आदि की आकृतियां पत्थरों को काट करके उत्कीर्ण की जाती थी। क्लियर? अब देखते हैं, जब तुर्क सत्ता भारत में स्थापित हुई, यानी कि जब इस्लाम धर्म के अनुयायी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे, तो ऐसे में जब वो भारत आए तो भारत में जाहिर सी बात है कि अपने साथ स्थापत्य कला की एक शैली भी, विकसित शैली भी लेके आए होंगे। तो जो तुर्क आक्रांता भारत आए, भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, तो उनके साथ कला की एक विकसित शैली भी आई थी, जिसे इस्लामी स्थापत्य कला के शैली के नाम से जाना जाता था। किस शैली के नाम से जाना जाता था? इस्लामी स्थापत्य कला शैली के नाम से जाना जाता था। और इसी इस्लामी स्थापत्य कला शैली को आर्कुएट शैली के नाम से भी जाना जाता था। तो जो हिंदू स्थापत्य कला शैली थी उसे ट्राबिएट शैली कहा जाता था, जो इस्लामी स्थापत्य कला शैली थी उसे आर्कुएट शैली कहा जाता था। अब इस्लामी स्थापत्य कला यानी आर्कुएट शैली की जो विशेषता थी, इस शैली के तहत जो भवन निर्मित किए जाते थे उसमें अक्सर गुंबद का निर्माण किया जाता था, मेहराब बनाए जाते थे, मीनारों का निर्माण किया जाता था। साथ ही इस शैली के तहत भवनों को अलंकृत करने हेतु, भवनों पर नक्काशी करने हेतु पत्थरों को काट करके फूल पत्ती, जामिद की आकृति, कुरान की आयतें आदि उत्कीर्ण की जाती थी। ठीक है, यहां हम देखते हैं ट्राबिएट शैली में कि पशु पक्षी, मानव आकृतियां भी उत्कीर्ण की जाती थी। कि इस शैली में यहां आकृतियां उत्कीर्ण यानी मानव की और पशु पक्षी की आकृतियां बनाई नहीं जाती थी। उसका प्रमुख कारण यह था कि इस्लाम धर्म पशु पक्षी, मानव की आकृतियां उत्कीर्ण करने के लिए निषिद्ध करता है। यानी कि इस्लाम धर्म में पशु पक्षी, मानव की आकृतियां यदि भवनों पर उत्कीर्ण की जाती हैं, वह इसका निषेध करता है।
तो इस्लाम धर्म में चूंकि पशु पक्षी मानव की आकृतियां उत्कीर्ण नहीं की जाती थी, ऐसे में इस्लामी स्थापित कला शैली के अंतर्गत जिन भवनों का निर्माण किया गया, जिन इमारतों का निर्माण किया गया, उनमें अलंकरण हेतु जहां फूल पत्ती जामित की आकृति बनाई गई, वहीं कुरान की आयतें भी पत्थरों को काट करके उत्कीर्ण की गई। क्लियर? अब देखते हैं कि जब तुर्क सत्ता भारत में स्थापित हुई तो स्थापित होने के साथ ही भारत में एक स्थापित कला शैली पहले से विकसित है, और जब तुर्क आए तो अपने साथ भी एक स्थापित कला शैली लेकर के आए। तो जो पहले भारतीय शैली थी उसे ट्राइबेट शैली के नाम से जाना जाता था, और इस्लामी शैली को अरबेट शैली के नाम से जाना जाता था। तो जब इस्लामी सत्ता भारत में स्थापित हुई, इन दोनों शैलियों के समन्वय से इमारतों भवनों का जब निर्माण प्रारंभ हुआ, तो स्थापित कला की एक नई शैली विकसित हुई, जिसे इंडो इस्लामी शैली के नाम से जाना गया। किस शैली के नाम से जाना गया? इंडो इस्लामी शैली के नाम से जाना गया। इसे ही हिंदू इस्लामी स्थापित कला शैली भी कहा जाता है। क्लियर? ठीक। अब देखते हैं किन किन सुल्तानों के समय किन किन इमारतों भवनों का निर्माण हुआ, जरा उस पर गौर करते हैं। पहले तो आप यहां देख लीजिएगा, यहां से अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है, ट्राइबेट शैली किसे कहा जाता है? ट्राइबेट शैली की मुख्य विशेषता क्या होती है? अरबेट शैली किसे कहा जाता है? अरबेट शैली की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है। और फिर जो इंडो इस्लामी शैली थी, इंडो इस्लामी शैली जो विकसित हुई भारत में, वह किन दो शैलियों के समन्वित योग से एक नई शैली विकसित हुई थी। वह कौन कौन सी शैली थी? ट्राइबेट शैली और अरबेट शैली। इन दोनों के समन्वय से जब नए भवनों नई इमारतों का निर्माण भारत में प्रारंभ हुआ, तो स्थापत्य कला की एक नई शैली हिंदुस्तान में विकसित हुई, जिसे इंडो इस्लामी शैली के नाम से जाना गया। ठीक।